प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की लेखन कला का विकास के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ेंगे कि लेखन कला क्या है, क्यों उसकी आवश्यकता हुई। तो हम बात कर रहे थे, इससे लास्ट टॉपिक में चर्चा कर रहे थे अपने मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। तो उसी में है नया पॉइंट, लेखन कला का विकास। लेखन कला लिपि के विषय में बात की जाए तो उसका अर्थ है ध्वनित, उच्चारित ध्वनित, ऐसी ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। अर्थात हम अपनी भाषा, अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, चित्रों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो मेसोपोटामिया में बच्चों लगभग 3200 पट्टिकाएँ ऐसी मिली हैं। इसके माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि उस समय के लोग या उस काल के लोग जो लोग थे, लेखन कला में भी निपुण थे, लिखना जानते थे। उसमें चित्रों जैसे चिन्ह व संख्याएं प्राप्त हुई। अर्थात जो उन्होंने अपने लेखन को अपनाया था, उस लेखन कला में चित्र और संख्याएं ज्ञात होती हैं। इसके अलावा उसमें बैलों, मछलियों, रोटियों इत्यादि की लगभग 5000 सूचियाँ हैं। तो इसके अलावा चित्रों के अलावा, संख्याओं के अलावा उसमें बैलों और मछलियाँ और रोटियाँ इत्यादि के भी चित्र अंकित हुए हैं। तो इससे यह कहा जा सकता है कि लेखन कार्य तब शुरू हुआ जब समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपना लेखन कार्य की तब आवश्यकता महसूस हुई जब वह कोई कार्य कर रहा है और उसे भविष्य के लिए लिख कर रखना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा साध्य सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय तक उसको याद नहीं कर सकता। और यदि याद भी है उसको तो हो सकता है आकस्मिक उसको दुर्घटना का मृत्यु हो जाए। तो उन परिस्थितियों में वह उसका प्रयास होता है कि वह कुछ ऐसा लिख कर रखे जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के भी लाभकारी सिद्ध हो सके। तो मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। तो कहाँ लिखते थे? मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर वो लिखने का कार्य करते थे। और इसके लिए क्या करते थे वो? इसके लिए बच्चों लिपिक, लेखाकार, लिखने वाला चिकनी मिट्टी को क्या करता था? उसको गीला करता था। मिट्टी को गीला करके गूंद कर और भाप लगाकर उस पर लेखन का कार्य करता था। जैसे महिलाएं आटा गूंथती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार को मान लें आप, कुम्हार जो है बर्तन बनाने से पहले एक मिट्टी तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ के लोग भी उसको करते थे। ठीक, और उस पर क्या किया जाता था? फिर वह उसे सतहों को चिकना बनाकर सरकंडे या तीले की नोक से नम सतह पर कीलाकार बना देता था। अर्थात उस पर वह काढ़ कर लिखता था, गोद कर लिखता था। कहने का तात्पर्य है जैसे आपने बहुत सारे पत्थर शिलालेख लिखे देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने या अमुक व्यक्ति ने इस क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो उसको पट्टिका के रूप में दिखाया जाता है कि इस सड़क का निर्माण अमुक व्यक्ति ने किया, सभासद ने किया या अन्य किया। तो ऐसे ही वह उसको बना देते थे। पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी और मिट्टी के बर्तनों जैसी वो पक्की तैयार हो जाती थी। अब उससे क्या था? उनको बच्चों अपना हिसाब किताब रखने में काफ़ी सहायता, काफ़ी सुविधा महसूस होने लगी। अब जो हिसाब किताब समाप्त हो जाता था, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती थी, उसको फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टिकाओं को बच्चों आगे प्रयोग में नहीं लाया जाता था, बल्कि उसको फेंक दिया जाता, क्योंकि वह अनावश्यक हो गई है। मेसोपोटामिया के लोग ऐसा करते थे। तो मेसोपोटामिया की खुदाई से ऐसा प्राप्त हुआ है कि बहुत सारी पट्टियाँ प्राप्त हुई हैं जो इस बात का गवाह सबूत हैं कि उस समय के लोग उन पट्टियों को फेंक दिया करते होंगे। आगे इसी क्रम में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए तथा भाषा सुमेरियन थी। उस समय की भाषा कौन सी थी बच्चों? सुमेरियन थी। प्रारंभ में लेखन का कार्य जो है, हिसाब किताब रखने का कार्य, केवल जो कार्य होता था लेखन का, वो हिसाब किताब ही नहीं रखते थे, बल्कि उसमें आगे और बढ़ोतरी हुई, उससे शब्दकोश बनने लगे। और क्या फ़ायदा हुआ उससे? राजा
जो अपना कार्य करता था उसके विवरण को, उसके वर्णन को उन पट्टिकाओं पर भी लिखा जाने लगा। और फ़ायदा ये हुआ कि भूमि का जो कार्य होता था, लेखन का कार्य, वो समस्त कार्य भी बच्चों उसमें होने लगा। इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको, लेखन कार्य को एक कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। अब मेसोपोटामिया की सर्वाधिक पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान धीरे धीरे बच्चों किसने ले लिया? नई भाषा ने ले लिया, जिसको हम अक्कदी भाषा के नाम से जानते हैं। तो यह भाषा जो अक्कदी थी बच्चों, वह भी लगभग 2000 वर्षों से अधिक तक उसमें कार्य चलता रहा। लेखन के विकास से, लेखन कला के विकास से क्या हुआ बच्चों? व्यापार, वाणिज्य और शहरीकरण को बच्चों इससे बढ़ावा मिला। और आने वाले समय में धीरे धीरे अब ये कार्य क्या होने लगा? हिसाब किताब का कार्य, व्यापार और वाणिज्य का कार्य और मंदिरों की संपत्ति आदि का लेखन कार्य और गणित का विकास तीव्र गति से बढ़ता चला गया। जिसके कारण क्या हुआ बच्चों? जिसके कारण एक नए वर्ग का उदय हुआ, जिसको हम लिपिक वर्ग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार एक लिपिक वर्ग का बच्चों नया जो समाज है उभर कर आया, जिसको हम लिपिक वर्ग के रूप में जानने लगे। आगे है इसी क्रम में लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि हेतु किलाकार या किलाक्षर चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, बल्कि उसमें क्या था बच्चों? कुछ अन्य अक्षरों का प्रयोग भी किया जाता था, जैसे एम या ए भी हो सकता है, उस समय की जो भाषा रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार में लेखन कला के बीच संबंधों को उरुक भाषा के एक प्राचीन शासक एरमर के विषय में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में अंकित किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे प्राय शहर कहकर पुकारा जाता था। एक कहानी बताई गई है, उसके माध्यम से एक घटना दी गई है। क्या बताया उसमें? सुमेर की पहली व्यापारिक घटना एनमर्क से संबंध है। एनमर्क क्या थे? एक राजा थे एनमर्क वहाँ के। एनमर्क को क्या था? अपने शहर को, सुंदर मंदिर को सजाने के लिहाज वर्द और अन्य बहुमूल्य रत्नों और धातुओं को मंगाना चाहता था। उसने इसमें बच्चों एक कहानी दी है कि एनमर्क नाम का एक राजा था। वह एक सुंदर और मंदिर जो था उसको सजाने के लिए उसको बहुमूल्य धातुओं और रत्नों की आवश्यकता हुई। इसलिए उसने अपना एक दूत अरटक्का नामक एक सुदूर शासक के पास भेजा। वह एक कहानी है बच्चों, एक कहानी के रूप में है कि वह लंबी लंबी यात्रा करते हुए, पहाड़ों को लांघते हुए वहाँ पर जा पहुँचा। जब वह पहुँचा तो उस तलहटी में बसने वाले नगर के निवासी उसे छोटे चूहों की भांति नमस्कार किया। नमस्कार छोटे चूहों की भांति इसलिए किया क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के पश्चात जो नीचे से छोटी छोटी घाटियाँ थी, वहाँ से ऊंचाई से हम देखते थे तो बच्चों को छोटी नज़र आती थी, तो इसलिए उन्होंने उसको चूहा कहकर पुकारा। दूत अट्टारक ने राजा के लाजवर्दी चांदी नहीं ला पाया और बार बार लंबी यात्राएं वह करता रहा और उसके बाद भी बच्चों में खाली लौटा। इसके बावजूद क्या हुआ? वह अरटक्का के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की तरफ से तरह तरह की धमकियां एवं आश्वासन आते रहे। उसने राजा के शब्द सही तरह व्यक्त नहीं किए और संदेश का हल मेल कर दिया। तो राजा एनमर्क ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिकाओं पर शब्द लिखे। तो कहने और समझने का तात्पर्य बच्चों है इस कहानी से कि राजा जो एनमर्क था उसने अपनी लेखनी से उस चिकनी मिट्टी पर, उस पट्टिका पर कुछ वर्ड लिखे। क्या था कि उन दिनों पट्टिका पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था, लेकिन उस राजा ने उसे लिखा और लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरटक्का के राजा को दी। तो उसने उसकी जांच की। उसमें उसने क्या पाया? उच्चारित शब्द कीलाकार शब्द थे। उसे देखकर वह विस्मय यानी कि आश्चर्य में भर गया और वह उन्हें नज़र गड़ाकर देखता रहा। तो इस कहानी से यह सिद्ध होता है बच्चों
कि उस समय जो है लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और मेसोपोटामिया के लोगों ने पहली बार उस लेखन कला का बच्चों प्रयोग किया था। तो इसलिए पड़ोसी जो राजा शासक था वह उसको देखकर विस्मय अर्थात आश्चर्य से भर गया। आगे है दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिरों, राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियां विकसित होने लगी। इन बस्तियों में कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई प्रकार के थे। कैसे थे? एक जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए, एवं छोटे और शाही शहर के रूप शेष यानी। तो जो मंदिर हैं बच्चों वो कहाँ थे, या जो मंदिरों के चारों ओर शहर विकसित हुए वो कैसे हुए, किस प्रकार उनका निर्माण हुआ। जो मंदिर होता था, मंदिरों के चारों तरफ लोग धीरे धीरे बच्चों बसने लगे और बसते बसते वो बस्तियों के रूप में एकत्र हो गए और धीरे धीरे उन्होंने शहरों का रूप ले लिया। एक स्थिति तो ये थी। दूसरी स्थिति वे थी जो व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। मेसोपोटामिया में मंदिर का निर्माण बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने शुरू किया था। अर्थात मंदिरों का निर्माण सबसे पहले किसने किया? जो मेसोपोटामिया में आकर बसे। सर्वप्रथम ज्ञात मंदिर एक छोटा देवालय था। देवालय अर्थात जहाँ पर भगवान की स्तुति की जाती थी। तो पहला मंदिर कैसा था? पहला मंदिर बच्चों एक छोटा था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर को देवताओं का निवास स्थान समझा जाता था। तो बच्चों उस समय भी मेसोपोटामिया में भी, उस समय और वर्तमान में भी, यदि हम भारत की बात करें तो मंदिरों को बच्चों क्या है, देवताओं का स्थान माना जाता है कि वहाँ पर देवता निवास करता है। उर जो चंद्र देवता था उस मेसोपोटामिया में, उर नाम का एक देवता था जिसको चंद्र या चंद्रमा देवता जैसे हमारे भारतवर्ष में माना जाता है चंद्र देवता, ठीक उसी प्रकार मेसोपोटामिया में उसको उर देवता को चंद्रमा का देवता माना जाता था। एवं इन्नाना जो प्रेम युद्ध की देवी थी, एक देवी थी जिसका नाम बच्चों इन्नाना था, जिसको हम जानते थे प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में। वहाँ के लोग उस समय उसको जानते थे। मंदिर ईंटों के बनाए जाते थे। मंदिर कैसे बनाए जाते थे बच्चों? पहले प्रारंभ में कच्चे थे, देवालय था, लेकिन धीरे धीरे वो पक्की ईंटों के बनाए जाने लगे और समय के साथ प्रारंभ में उनका रूप छोटा था अर्थात छोटे बनाए जाते थे, बाद में धीरे धीरे वो बड़े होते चले गए। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग प्रकार के नहीं होते थे, अर्थात ऐसे लगते थे जैसे किसी का घर, परंतु मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ विशेष अंतरालों के पश्चात भीतर एवं बाहर से मुड़ी होती थी, जिससे यह पहचाना जा सकता था बच्चों की यह मंदिर है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे वर्तमान में भी अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? फूल माला है ना, पुष्प अर्जित करते हैं, दूध दही प्रसाद अर्पित करते हैं। वैसे ही वहाँ के लोग भी अनाज, दही और मछली के रूप में प्रयोग करते थे। अब क्या था, धीरे धीरे जो मंदिर थे पूजा के केंद्र से एक संस्था के रूप में परिणित होते चले गए। पहले मंदिर थे लेकिन बाद में क्या हो गए, वो स्थल कैसे बन गए? एक संस्था के रूप में। अब उनमें क्या कार्य होने लगा मंदिरों में बच्चों? मंदिरों में तेल पेलने, अनाज पीसने, सूत कातने, वस्त्र बुनने जैसे उद्योग प्रारंभ हो गए। अब क्या हुआ, अब घर परिवार के ऊपर के स्तर पर व्यवस्थापक, व्यापारिक नियोक्ता, अन्न, हल जोतते, प्राकृतिक विपदाओं के कारण मेसोपोटामिया में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। इसके अतिरिक्त मानव निर्मित समस्याएं भी थी जिनका यहाँ पर प्रतिस्थापन होता रहा। मानव निर्मित समस्या इस प्रकार की स्थिति में उत्पन्न होती थी। क्या होती थी, कब होती थी ऐसी समस्याएं आती थी उनके लिए? जो लोग धाराओं के ऊपरी क्षेत्र में रहते थे, अपने पास की जलधारा से अधिक पानी अपने खेतों में ले जाते थे। अब क्या था कि जैसे प्रारंभ में बताया था कि कुछ लोग ऊपरी क्षेत्रों में रहते थे, कुछ नीची क्षेत्रों में रहते थे, निचले हुए क्षेत्रों में गांव बसे थे, कुछ ऊपर बसे थे। अब क्या था कि जो ऊपरी क्षेत्रों में रहते थे उनको फ़ायदा होता था जलधारा का,
वो उस पानी को अपने खेतों में अधिक मात्रा में आसानी से ले जा सकते थे। जबकि जो नीचे बसे हुए गांव थे, वहाँ के जो लोगों को है अपने खेतों में पानी ले जाने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता था, जिसके कारण बच्चों क्या होता था, वहाँ पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। अब क्या होता था, इन झगड़ों में जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने अनुयायियों साथियों में माल बांटकर खुश होते थे। अर्थात जिसकी विजय हो जाती थी वह उस माल को अपने साथियों में, अपने जानकारों में बांट देता था तथा खुशी मनाते थे। तथा हारे हुए लोग को वो बंदी बना लेते थे तथा उनको क्या बना लेते थे, वो चौकीदार और नौकर बनाकर उनसे कार्य कराते थे। ऐसी कल्पना की जाती है कि मुखियाओं ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उन्हें सेना में एकत्र कर सके और लोग एक दूसरे के पास रहने से स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगे। ऐसा विश्वास किया गया है, कल्पना की गई है कि शायद ऐसा रहा होगा। 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि मुखियाओं ने क्या किया कि ग्रामीणों को अपने आसपास ही बसने के लिए कहा, जिससे उन्हें ये फ़ायदा हुआ कि वे उनको आवश्यकता पड़ने पर सेना के लिए बुला सकते थे और उनसे उन गांव वालों को भी ये फ़ायदा हुआ कि जब वो एक साथ इकट्ठे रहने लगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। पुरातात्वीय सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक नगर, महत्वपूर्ण नगर है बच्चों, उरुक नगर लगभग 250 हेक्टेयर भूमि में बसा हुआ था, उसका विस्तार था। दर्जनों गांव उजड़े, बार बार उजड़े और बार बार आबादी का विस्थापन हुआ। नगर की सुरक्षा हेतु चारों ओर एक सदृश प्राचीर, यानी कि किले, जैसे किले की दीवार होती थी ऐसे ही नगरों के चारों ओर उसकी सुरक्षा हेतु एक दीवार बना दी जाती थी। नए पैराग्राफ में पढ़ेंगे, युद्ध बंदियों एवं स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना होता था। अब जो बंदी लोग होते थे बच्चों, उनको क्या करना होता था, उनको मंदिरों में आवश्यक रूप से कार्य करना होता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, लेकिन काम अनिवार्य था। ऐसे लोगों को कृषि कर से तो छूट दी जा सकती थी, लेकिन काम करने से छूट बच्चों नहीं दी जा सकती थी, उनको काम करना अनिवार्य था। अब क्या होता था कि काम तो वो करते थे, उस काम के बदले बच्चों को क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। तो ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि एक मंदिर बनाने में लगभग 1500 आदमियों ने काम किया होगा और लगभग प्रतिदिन 10 घंटे काम भी किया होगा, तो तब जाकर एक मंदिर का निर्माण हुआ होगा। आगे है, नए पैराग्राफ में पढ़ेंगे, एक मंदिर शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी के ईंट तैयार करने एवं मंदिर में लगाने एवं सुदूर देशों में जाकर मंदिर हेतु सामान लाने के कार्यों में जुटे रहते थे। अब जो भी शासक उन्हें हुक्म देता था, फरमान जारी करता था, उसके अनुसार उन लोगों को कार्य करना होता था। जैसे पत्थर खोदने का काम, खनिज लाने का काम, मिट्टी से ईंट तैयार करने का कार्य, ये सब जो है उन लोगों को करना होता था। ऐसे कार्यों में वे हमेशा लगे रहते थे। इसके अलावा जो शिल्पकार होते थे बच्चों, वो कांसे के औजार बनाते थे, उनको कांसों के औजार बनाने का काम दिया जाता था। वास्तुविदों द्वारा ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था उन लोगों ने। इस कारण सैकड़ों की संख्या में लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु कोण बनाने एवं पकाने के कार्य में लगाया जाता था। तो स्तंभ कैसे बनाए जाते थे, पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, लेकिन शंकुकार बनाए जाते थे, अर्थात नीचे से चौड़े आकार के ऊपर को छोटे होते चले जाते थे। इस प्रकार के जो शंकु थे उनको मंदिरों की दीवारों में रंग करके लगाया जाता था, जिससे मंदिर बच्चों क्या होता, सुशोभित होते थे, सुंदर दिखाई देते थे, इसलिए ऐसा करते थे। उस समय मेसोपोटामिया के लोग मूर्ति कला में भी निपुण थे। उन्होंने उस समय कुम्हार के चाक से भी अनेकों वस्तुओं का निर्माण किया। आगे चलकर इस चाक का प्रयोग कार्यशाला के रूप में, बर्तन बनाने के रूप में किया जाने लगा।
आगे है मोहर। नया टॉपिक, नया पॉइंट है, तो आज यहाँ तक हम पूरा करेंगे। मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्राब्दी के अंत में एक पत्थर की बेलनाकार मोहरे जो बीच में आर पार सीधी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी, उससे निरंतर चित्र बनाया जाता था। तो चित्र बनाने के लिए बच्चों मोहरों का भी प्रयोग किया जाता था, स्टैम्प का प्रयोग किया जाता था। जो गीली मिट्टी होती थी उस पर उसको लगाया जाता था और वह सूखने पर एक चित्र के रूप में अंकित हो जाती थी। कभी कभी उसमें लेख भी लिखे होते थे, जैसे मालिक का नाम, इष्ट देवता का नाम। जैसे आप बात करें हम अपने मुद्रा की, तो उस पर भी आप देखते हैं वर्ष अंकित होती है, राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे, उनका चित्र अंकित होता था। तो ऐसे ही उस समय मेसोपोटामिया के लोग भी करते थे। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीपा पोत कर उस पर मोहरें लगाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। माना कोई कीमती सामान रखना हो किसी बर्तन में, उसको बंद करके बाहर से उस पर कपड़ा लगाकर और उस पर मोहर लगा दी जाती थी, कि वो इस बात का प्रमाण होता था कि यदि उसे कोई खोलता था तो उसमें पता लग जाता था कि अमुक गठरी को किसी ने खोल लिया है, अर्थात उसकी सुरक्षा का ये प्रमाण होता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका से लिखे पत्र पर घुमाया जाता था तो वह मोहर उस पत्र की प्रमाणिकता के प्रतीक बन जाती थी। अतः मुद्रा सार्वजनिक जीवन की नगर वासी की भूमिका को दर्शाती है। तो इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि जो मुद्रा है उसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए विशेष रूप से किया जाता था जो गोपनीय होते थे, चाहे वो पत्र है या कोई सामान हमें उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों भेजना है। तो इस प्रकार हमारा जो लेखन कला से संबंधित टॉपिक था बच्चों वो आज पूरा होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम अपने शहरी जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।